रेडी। नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम सजीव फोन इन है, इसलिए फोन नंबर पहले बता देती हूँ, हम डिस्प्ले भी करेंगे। 0755 266 0049, 1800 233 0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। आज के विषय भी रोचक हैं और ज्ञानवर्धक भी। सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं 26 तारीख की। बीते हुए दिन से हम शुरू करते हैं आज के दिन और फिर आने वाले कल की भी बात कर लेंगे। तो बीते दिन में चूंकि खजुराहो महोत्सव चल रहा था, खजुराहो नृत्य महोत्सव, जिसका समापन हो गया 26 तारीख। 20 तारीख से इसका शुभारंभ हुआ था और समापन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन ये महोत्सव था। देश विदेश के पर्यटक और दर्शक आए थे, कला प्रेमी आए थे और इस महोत्सव को यादगार बनाया, इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया उस कथक कुंभ में, जिसमें 1400 से ज्यादा कथक कलाकार एक साथ थिरके थे। लेकिन बीते दिन में एक दुखद खबर भी आई। दरअसल जाने माने गजल गायक पंकज उदास साहब को हमने खो दिया। तमाम तरह की गज़लें, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, से तमाम गज़लें जो हमारे अब स्मृति में रहेंगी। जब जब हम उन गज़ल को सुनेंगे तो वाकई अगर ये कहा जाए कि उदास करके चले गए पंकज साहब, तो ये गलत ना होगा। गज़ल गायक पंकज उदास, जो कि 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे वे। और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक जाहिर किया। उन्होंने लिखा है उनके लिए, उनकी फ़ोटो शेयर की उन्होंने और श्रद्धांजलि व्यक्त करते वक्त लिखा कि हम पंकज उदास जी के निधन पर शोक जाहिर करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह की भावनाओं को जाहिर करती थी और जिनकी गज़लें सीधे आत्मा से बात करती थी। वो भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। मुझे पिछले कुछ सालों में उनके साथ हुई अपनी अलग अलग बातचीत याद हैं। उनके जाने से संगीत जगत में खालीपन आ गया है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। उनके परिवार और फैंस के लिए संवेदनाएं। ये ट्वीट किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इस मौके पर मुझे लगता है खूबसूरत गज़ल के साथ हम सब मिलकर उनको याद करते हैं।
एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़। आपको पता है जब ये छोटे थे, कम उम्र में थे, अपने भाई के साथ एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ उन्होंने एक गीत गाया था उस वक्त जब चीन और भारत का युद्ध चल रहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, और उनको इनाम के तौर पर 51 रुपए मिले। तब से गायकी और गज़ल की दुनिया से इनका रिश्ता गहरा जुड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और विधिवत शुरुआत कर देते हैं तिथि, विचार और इतिहास के साथ। तो आज की तिथि क्या कहती है, आइए बताते हैं। तो तिथि कह रही है विक्रम संवत चल रहा है 2080। जी हाँ, आज की तिथि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया और 27 फरवरी आज की तारीख। साल चल रहा है 2024 और दिन है मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो, दूरदर्शन परिवार ये कामना करता है। और इसी के साथ एक विचार जो हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बना देगा। क्या कहता है आज का विचार? विचार कुछ इस तरह है कि अकेला होना और अकेले रोना इंसान को बेहिसाब मजबूत बना देता है। अपने साथी पहले खुद बनना पड़ेगा। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो शायद किसी का साथी नहीं बन सकता। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख किन मायनों में खास है, आइए वो भी बताते चलते हैं आज के इतिहास के जरिए। 1854 की बात करेंगे, 27 फरवरी को झांसी पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर कब्जा हुआ। 1953 अंग्रेजी भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान बनाने के इरादे से ब्रिटेन की संसद में स्पेलिंग बिल का प्रस्ताव पेश किया गया। 1988 पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया। 2001 गोधरा में कार सेवकों के डिब्बे में आग लगने से 59 हिंदू कार सेवकों की मौत हुई। तो 2005 की भी बात करेंगे। आज ही की तारीख में मारिया शारापोवा ने कतर ओपन खिताब जीता था। और जन्म दिवस की बात करेंगे, अगर आज के दिन जिन लोगों का खास शख्सियत की अगर बात करें तो प्रकाश झा, जाने माने डायरेक्टर, हमारे भोपाल में भी आते रहते हैं। कई फिल्में उन्होंने यहाँ पर निर्देशित की है, बनाई हैं। तो आज उनका जन्म दिवस है। फोटोग्राफ आप देख रहे होंगे तो पहचान ही गए होंगे। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की भी जिनको हमने आज की तारीख में खो दिया था। 1931 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पास तस्वीरें भी हैं ताकि आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सकें उन लोगों को जिनको शायद हम मिले नहीं होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद साहब का निधन हुआ। 1956 में लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर साहब का भी निधन हुआ था। जी हाँ, ये तस्वीर उन्हीं की है। और अब बात कर लेते हैं विषय और विशेषज्ञ के बारे में, लेकिन उसके पहले बता दें कि आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी 8 बजे से 9 बजे तक, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 9 बजे तक हम लाइव रहेंगे। 0755 266 0049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। 1800233040 ये टोल फ्री नंबर है, यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करेंगे विषय और विशेषज्ञ पर। तो सबसे पहला विषय जो हमने चूज़ किया, हमने चयन किया है, जिसका परीक्षा का प्रेशर बहुत होता है, तो बच्चों की हम मदद करेंगे इस विषय के माध्यम से, कुछ गाइडेंस देंगे। डॉक्टर भूषण सिंह साहब मनोवैज्ञानिक है, परीक्षा प्रेशर और बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, ये हमारा विषय है जिस पर चर्चा करेंगे। अतिथि स्वागत करते हैं हम डॉक्टर भूषण सिंह जी, जो कि जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। तमाम बच्चों को ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका बता रहे हैं परिवार अभिभावकों को कि कितना ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य। अब अगले विषय के बारे में बताना चाहेंगे, अंग्रेजी संचार सुधार की प्रभावी नीतियाँ। संदर्भ हम रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बच्चों का सर्वांगीण विकास। और इसी के साथ हम स्वागत करते हैं अगले मेहमान का। अतिथि है हमारी डॉक्टर रीनू श्रीवास्तव, प्रोफेसर इंग्लिश लैंग्वेज, IAS यूनिवर्सिटी भोपाल। बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत करते हैं सर आपसे, भूषण सिंह जी। जिस तरह से मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, बहुत ज़रूरी हो जाता है इस दौर में जब व्यस्ततम ज़िंदगी है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बच्चे और अभिभावक भी कम वक्त में अपने बच्चों को उस रेस में शामिल करना चाहते हैं। परीक्षा चल रही है तो एक तनाव तो ये, और दूसरा तनाव शुरू हो जाता है परीक्षा के बाद कि अब परीक्षा फल क्या होगा, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले बात ये होती है कि जो परीक्षा होती है तो वो KG1 से लेकर के पूरे जीवन तक चलती रहती है। पहला परीक्षा तो हमारा यहाँ शुरू हो जाता है KG1 से, एडमिशन दिलाना है बच्चे को तो परीक्षा। लेकिन अभी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं तो छात्रों से ज़्यादा परीक्षा का जो दबाव है वो अभिभावक पर ज़्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं कंपटीशन के दौर में जो उनके गार्जियंस है बच्चों के, वो रेस में शामिल हो गए। तो सबसे पहले बात तो ये कि जो परीक्षा है बच्चों का है, और परीक्षा कुछ दिनों के लिए होती है जो पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं करती है आपकी। जो मार्क्स होते हैं वो डिसाइड नहीं करता आपको कि आपको
सिर्फ ये अपग्रेडेशन है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने की व्यवस्था है। लेकिन मार्क्स के आधार पे हम ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे जीवन की सफलता और असफलता को। और रही बात परीक्षा की, परीक्षा तो डे टू डे चलती रहनी है, कभी स्कूल की परीक्षा, कॉलेज की परीक्षा, जीवन की परीक्षा। तो परीक्षा को एक छोटा सा एक इम्तिहान जैसे ही लेना चाहिए, न कि कैरियर से बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद रख के, या फिर विभिन्न प्रकार के जो आजकल कंपटीशन बेस्ड हो गए हैं, टॉप टू टॉप, इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही। पेरेंट्स का तो यही है कि पेरेंट्स को बच्चों को इम्तिहान देने दें और बच्चों को मनोबल बढ़ाएं, न कि इम्तिहान में खुद शामिल हो, तो ज़्यादा बेहतर है। होता ये है कि अभिभावकों को लगता है कि इम्तिहान उनके चल रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रेनू मैम, पहले तो इसी सवाल का एक और पहलू आपसे ले लेते हैं, फिर मैं आपके अंग्रेजी संचार कौशल पर मेन चीज़ है, मैं बार बार बोलती हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खासकर, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज जी। तो इंग्लिश लैंग्वेज कोई हवा नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपकी पकड़ नहीं हो सकती, लेकिन उसकी तैयारी आपको शुरू से करनी पड़ेगी। और पेरेंट्स क्या है, कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स अपने एम्बिशंस पूरा करते हैं बच्चों के थ्रू, उनकी लाइफ अलग है, बच्चों की लाइफ अलग है। इसलिए पहले तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए बच्चों का कि वो क्या एप्टीट्यूड है, किस तरफ उसका रुझान है। कई बच्चे पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते और बाद में बहुत अच्छे निकलते हैं। और तो नींव हमें मजबूत करनी है, सबसे पहले साइकोलॉजिकली बड़ा करें। आप क्लास में जाते हैं तो शुरुआत में क्या आप ये बात करते हैं आज मैं ग्रामर से शुरुआत करूंगा? नहीं, आप पहले उनको एक्लिमेटाइज करते हैं, माहौल के हिसाब से बनाते हैं। हाँ। तो सबसे पहली बात है, परीक्षा से डर तभी होगा जब रिहर्सल नहीं होगी। हाँ। तो अगर अच्छे से रिहर्स्ड है, स्टेप बाय स्टेप, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। चुनौतियों की जब हम बात कर रहे हैं, सर के पास आ जाती हूँ इस सवाल को लेके, रिहर्सल की जो बात कर रहे हैं, ये रिहर्सल जैसा कि आपने कहा कि जीवन भर चलती है वो परीक्षा, तो किस तरह से खुद को तैयार करें उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों से घबराहट होती है, डर होती है, और फिर बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। देखिए, जैसे कि मैम ने बताया, सबसे पहले बात तो है कि भाई आप बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो आपका जो परीक्षा है आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि साल में एक बार परीक्षा आता है, तो हमारा एंजाइटी या फोबिया या विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो डेवलप होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम ये मान चले कि आज भी एग्ज़ाम है, कल भी एग्ज़ाम है और परसों भी एग्ज़ाम ही रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो पाएगा। और उसको हम एक डेली रूटीन पे लेके चलें कि ठीक है, आज भी एग्ज़ाम है और कल भी है, तो शायद हम जो चीज़ों को रोज़ रोज़ करते हैं उनसे फोबिया हमारा कम हो जाता है। तो कोशिश तो यही करें कि हम डे टू डे अपने आप को चैलेंज के लिए प्रिपेयर रखें। जैसे मैम ने बताया कि हम भाई रेडी हैं एवरीथिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो थोड़ा डर कम हो जाता है। बिल्कुल सही। मैम, अंग्रेजी, अब डर की बात हो रही है तो सबसे पहले भाषा होता है डर। मैंने अक्सर देखा है जो अनुभव से कि हिंदी को लेके भले ही डर नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजी को लेकर अपने आप डर पैदा हो जाता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बजाय इसके कि मुझे हिंदी नहीं आती। ये संकोच का विषय नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है ये मार्गदर्शन आप कर ही दीजिए उन बच्चों के लिए। मेरा सबको ये कहना है, सारे बच्चों का जो सुन रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण वाले क्षेत्र में जहाँ तक इंग्लिश कम्युनिकेशन इतना विस्तार से नहीं गया है, जा पाता है, तो उसमें सबसे पहले मैंने एक पेपर लिखा है, रिसर्च पेपर, शोध पत्र, और वो IEEE की कॉन्फ्रेंस में मैनेट में मैंने उसको ऑनलाइन प्रेजेंट किया है। क्या है पेपर का नाम? AI can manage stress created due to the English language। तो आपके लिए AI एक बहुत बढ़िया टूल है, सर्वेंट है, उसको वो बॉस मत बनाइए। AI क्या है? कोई भी इंग्लिश सिखाने का जो जरिया है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश तो ब्रिटिशर होते हैं, ये हम भूल जाते हैं। जैसे मैं इंग्लिश टीचर थोड़ी हूँ, मैं इंग्लैंड में थोड़ी पढ़ी हूँ, मैं तो इंडिया में हूँ, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हूँ। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों से इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ हासिल कर सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा आपको रोक दूं, इस बातचीत को हम बढ़ा लेंगे। एक कॉलर सवाल करना चाह रहे हैं, इंदर सिंह हैं उज्जैन से। बहुत बहुत स्वागत है इंदर जी, सवाल रख लीजिएगा। हाँ, नमस्ते मैडम। मेरा श्रीवास्तव मैडम से प्रश्न है
मैडम टीन एज में आप देखिए कि सुसाइड के मामले बहुत आते हैं। आप जो भी कोचिंग कर रही है कोटा में, जी जी एक साल में 30-35 बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं। और इसका एक एज फैक्टर रहता है कि ये जो टीनेज 19 साल से लगा के 30-35 साल के बीच में, एक तो व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि ये जो है सिचुएशन बनती है। और मैं वैसे भी रेडियो जाके हूँ, हम जो रेडियो दस्तक पे ओके आते हैं। हाँ नाइस मैम तो जवाब देंगी ही क्योंकि संबोधित आपने मैम को किया है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग जवाब मुझे लगता है रेणु जी आप भी सहमत होंगी भूषण सर के पास जी, होगा। जी, जी। तो पहले आप थोड़ा सा पहलू उसका रख दीजिए, जी, जी। फिर मैं भूषण जी आपसे विस्तार में बहुत जवाब ले अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और रेडियो जॉकी आप लग रहे हैं इस बात से। और ये जो क्वेश्चन है कि इसी पर नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बढ़िया जो रेजोल्यूशन आया वो क्या है, 16 साल तक बच्चा कोचिंग सेंटर में नहीं जाएगा, क्योंकि जो आप उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं, जैसे कोटा के इंसिडेंट है, इतना प्रेशर अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पा रहे, तो इसका निदान हो गया है। इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, या जो नरेंद्र मोदी जी ने इस में कारगर जो कदम उठाया है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया डेफिनेटिव स्टेप होगा। बिल्कुल जी भूषण सर। जी देखिए, सबसे पहला चीज़ जैसे मैम ने कहा, किसी भी चीज़ के लिए हम एक साइकोलॉजिकल परीक्षण नहीं करते, साइकोमेट्रिक्स नहीं करते, हम एबिलिटी चेक नहीं करते कि कौन सा बच्चा किस करियर के लिए उपयुक्त हो सकता है। डेफिनेटली हर व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए नहीं है, हर व्यक्ति इंजीनियर बनने के लिए नहीं है, या हर व्यक्ति IAS IPS बनने के लिए नहीं है। लेकिन इसकी जो प्रोफेशंस होते हैं, इसकी चकाचौंध में माँ बाप कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे की खूबियाँ क्या है। कोई बच्चा बहुत अच्छा आर्ट में है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर बने, पैसा ज़्यादा मिलेगा, IAS बने, रुतबा ज़्यादा बढ़ेगा, फला का बच्चा वो IPS है तो हमारा भी मान बढ़ेगा। तो बच्चों की जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं माँ बाप दरकिनार कर देते हैं, यूज टू लेकर के कि हो जाएगा, कोचिंग में कवर कर लेगा। लेकिन जो चीज़ इनबिल्ट है वो कोचिंग उसको फाइन कर सकती है, लेकिन जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है उसको कोचिंग डेवलप नहीं कर सकती। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ भूषण जी की बात में। क्यों बनाना है इंजीनियर सबको, क्यों बनाना है डॉक्टर सबको, तो फिर और लोग, फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? एग्जैक्टली और बिल्कुल रिसेशन नहीं है। हाँ। हम क्या है, हम उसी को, लेकिन एक फ्लो होता है ना भेड़ चाल, उसमें है। भेड़ चाल में आगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ये देखने लगे हैं ना कि आजकल जो हम अपने खुशी से ज्यादा हम देखने लगे इनकम को, कहीं ना कहीं हम अपने फेलियोरिटी को कहीं ना कहीं हम बच्चों पे हम ये प्रेशराइज बना देते हैं। इकिगाई पे नहीं है हमारा, जो जापानीज कॉन्सेप्ट हम लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं मेडिकल फील्ड में अच्छी कमाई है, या वो हम पावर को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हैं कि पावर अच्छा मिलता है इसमें। हम अपनी बात को जो हम नहीं कर पाए हैं कहीं ना कहीं बच्चों पे हम थोपने लगते हैं, या कंपटीशन के दौर पे हम ले लेते हैं बच्चों को कि उसका बच्चा डॉक्टर बन सकता है तो मेरा क्यों नहीं। भाई आपके बच्चे में आर्ट्स की बात ज़्यादा खूबियाँ है, वो बहुत अच्छा गायकी भी जा सकता है, तो हम गायकी में कमाई नहीं होती, एक इनकम नहीं आता, और या उतना पावर नहीं मिलता, या आर्ट्स में चले जाते हैं बच्चे, पेंटिंग में है, या बहुत विभिन्न प्रकार के और कैरियर से, तो उसको हम ना चयन करते हुए हम एक देख लेते हैं व्हाइट कलर जॉब कौन सा है, पैसा ज़्यादा इसमें है, इज्जत उसमें है, तो हम अपना कहीं ना कहीं हम वो कहते हैं ना कि अपना सपना हम बच्चों पे थोप देते हैं, बच्चे कह नहीं पाते। रीजन है कि जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है स्कूल्स में वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। हालांकि CBSE बोर्ड में ये है कि आपके स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, रेगुलर बातचीत होनी चाहिए, तो ये बच्चे तक बात तो कर लेते होंगे शायद, लेकिन पेरेंट्स के साथ बात करना और बच्चे की जो अच्छी फैक्टर है उसको शायद वो नहीं उभर पाते। काउंसलिंग बच्चों के लिए मुझे लगता है पहले अभिभावकों की होनी चाहिए। मैं तो अपना जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे। व्हेन आई वाज डूइंग 12th स्टैंडर्ड, तो व्हाट हैपेंड, मैं सेंट जोसेफ की पढ़ी थी, और CBSE का सेकंड वो टाइम था जब CBSE इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आई वाज अ बायो स्टूडेंट, लेकिन जो 12th क्लास था उसमें हम क्या कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर आर्ट्स में आ गई। तो मैं एक एग्जाम्पल हूँ इस चीज का कि जो बच्चे हैं, हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, उससे काफी प्रेशर है। और लाइफ में आप क्या चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं कि आप जॉब करना चाहते हैं, या खुश रहने के साथ जॉब करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुशी का यही है, हैप्पीनेस। मैं एक्चुअली ये जो मेरा फेवरेट कोट है, मौका मिल गया मुझे बोलने का कि खुशी के लिए काम करोगे तो शायद सफलता ना मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो सफलता और खुशी दोनों मिलेगी। मैम आप जापानीज मेथड की कुछ बात करी थी, मैं चाहूंगी ना थोड़ा सा वो बताइए ना, क्या है वो मेथड? इकिगाई यहाँ पे इंडिया में
बहुत अच्छा एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मेरे कलीग्स वगैरह मैं दिन रात देखती हूँ। बट जो इकिगाई है वही है, आपको जिसमें खुशी मिलती है उसको अपना करियर बनाए। हम गए भी थे जापान, जापान, आई वाज देयर इन 2019, यस। और टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस है वो, बहुत ही एडवांस, लेकिन पीपल आर वेरी हैप्पी विद देमसेल्व्स। मतलब जो वो कर रहे हैं वो हंसी खुशी कर रहे हैं। अब तो हमारे भारत में भी समृद्ध संसाधन है, भारत तो और तरक्की कर रहा है और लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं, जो डिप्रेशन के मामले हैं, जैसे भूषण जी बड़ा अच्छा इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि नींव क्या है हमारे यहाँ, उनको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, थैंकफुली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी 12th में क्या क्या नहीं आप ले पा रहे हैं सब्जेक्ट्स, जो केमिस्ट्री में म्यूजिक आ गया, तो ये शुरुआत हो चुकी है। तो बड़े अच्छे बिल्कुल कारगर प्रयास हो रहे हैं इस तरफ। अंग्रेजी संचार कौशलों की हम बात करते हैं, कॉलेज और स्कूल्स में किस तरह के कदम उठाए गए हैं, कौन से ठोस कदम है जिसको लेकर मुझे लगता है अवेयर किया जाना चाहिए बच्चों को? मैं ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को खास तौर से ये संदेश देना चाहूँगी इस प्रोग्राम के थ्रू। मैं कई जगह रही हूँ, कैट मैट, आप कोई भी इंग्लिश का टॉपिक ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी मैंने सीखने की कोशिश की है। तो उसमें जो पॉइंट मुझे समझ में आया है, जो IAS यूनिवर्सिटी है, हैट्स ऑफ टू दैट यूनिवर्सिटी, इसलिए नहीं कि मैं उसमें काम कर रही हूँ बल्कि इसलिए सभी जगह मेरी लर्निंग हुई। टाइम में इंस्टीट्यूट में जो कैट का इंस्टीट्यूट है, अच्छा रहा। लेकिन IAS में क्या खास है, वहां पर आप असेंबली कराते हैं, माइंड यू कॉलेज लेवल पर असेंबली कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि जो बीटेक का बच्चा है वो कहीं बिहार से आ रहा है, कहीं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका तो पहले हिच रिमूव करें। तो जैसे बोल पा रहे हैं वैसे बुलवाएं। तो एक तो ये कारगर स्टेप साबित हुआ है। दूसरा, जो टीम आती है इंस्पेक्शन करने एंड ऑल, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम भोपाल में हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, अच्छे वे में वो पूछते हैं। मतलब कुछ दे के ही जाते हैं वो, कि फीडबैक भी लेना बहुत जरूरी है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो उस पे ये उन्होंने ये पूछा कि आप क्या कैट मैट या उस लेवल का या आइल्स लेवल का कुछ कराते हैं बच्चों को, जैसे जिनको फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है तो वो भी हम कराते हैं। तो कब से कराते हैं? फर्स्ट ईयर में करा दिया छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक, मतलब 4 ईयर हैं जो मैं केटर कर रही हूँ, उसमें पूरी कनेक्टिविटी। तो इसमें एक और चीज बहुत ही अच्छा और कर सकते हैं हम लोग, कि फर्स्ट ईयर का बच्चा और फर्स्ट सेम का और थर्ड सेम का दोनों compete करें। अच्छा, डिप्रेशन के लिए नहीं, माइंड यू। यहाँ पे ये सवाल, अरे वो लोग तो एक दूसरे के नहीं, फर्स्ट ईयर वाला सीखे और जब वो थर्ड सेम में आए तो जो फर्स्ट सेम वाला है उससे जुड़े। ओके, यानी वो अनुभव गेन करेगा फर्स्ट ईयर वाला। रेनू मैम नहीं बताएंगे बच्चों को कि करियर में कैसे आगे बढ़ना है, उनके आपका जो सीनियर बताएगा, राइट। वो तो बताएंगी, लेकिन वो जो बताएगा, मैंने एक बुक भी पढ़ी है, उस बुक का नाम बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन चीज बड़ी अच्छी, बात बहुत अच्छी बोली है। अच्छा, दैट इज नाइस एक्चुअली कॉन्वर्सेशन और नाइस इनिशिएटिव। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की पहल की जानी कितनी ज़रूरी है? अगर हर स्कूलों में इस तरह के समूह बनाए जाने लगे तो जो ग्रुप स्टडी का जो ट्रेंड आया था वो समूह तो कॉलेज स्कूल में ही मिल जाएगा बच्चों को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित ना होकर घर तक भी पहुंचे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। IAS यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है, अच्छा एक पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मेडिकल की पढ़ाई में इंग्लिश में बुक है, तो 6 में तो ये समझने में लग गया कि मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। हालांकि अब मध्य प्रदेश शासन ने मेडिकल की पढ़ाई को भी हिंदी पे ले लिया, कितना फ़ायदा मिलेगा वो भविष्य में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो इंग्लिश का डर है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बैरियर क्रिएट कर देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में है। हिंदी में होता तो मैं अच्छा कर लेता, लेकिन लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो ये एक थोड़ा सोचने का विषय है, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो ये बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं, क्योंकि ये हमारा भाषा नहीं है, हमारा मदर टंग नहीं है, और हम इसको सीख सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, जैसे भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है और बोलना चाहिए। अब जब हम खुलेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो डेफिनेटली हमें जो एक अच्छा प्रभाव मिलेगा, हमारा जो आत्मविश्वास बढ़ेगा। खासकर जब हम ग्रुप में बात करते हैं, एक जैसे लोग होकर बात करते हैं, तो
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। जब हम दोस्त दोस्त बैठते हैं तो हम कुछ भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पर बात कर रहे हैं ना, वो समझ पा रहा है क्या बात कर रहे हैं, ना हम समझ पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, बस लेकिन दोनों बात ही- कर रहे हैं। दोनों ही मजे ले रहे हैं, दोनों को ही आनंद आ रहा है कि हाँ यार मजा आ गया। तो ये हर चीज़ को फन के लिए लो, मजे के लिए लो कि हाँ इंग्लिश में बात करके भी मजा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी हाँ। कि क्यों इंग्लैंड में तो नहीं रह रहे, तो क्यों ये प्रेशर है कि मुझे इंग्लैंड वालों से compete करना है। वो हिंदी में compete करेंगे हमसे। मैंने अक्सर सुना है उसने इंग्लिश गलत बोल दी, कोई टीचर है, कहाँ का टीचर है हाँ वो इंडिया में पढ़ा है, हाँ उससे एक्सपेक्टेड है धीरे धीरे विद ट्रेनिंग सब आ जाएगा। कंपटीशन खुद से ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अपने से ही तो है, दूसरे से क्यों करना है, करेक्ट। पर वो बाद में समझ में आता है। दैट्स प्रशिक्षण योजनाओं पर भी हम बात कर लेते हैं, इसके एक और पहलू पर कि किस तरह की योजनाएं हैं, कैसे मदद कर रही हैं बच्चों बिल्कुल। की। तो ट्रेनिंग जो है उसको बहुत अच्छे वे में लेना चाहिए। उसका रीजन ये है, अगर आपको बच्चे को ग्रामर, स्पेलिंग तो ये सब सिखाना है, तो स्पेल चेक जो होता है, हाँ। इस स्पेल बी कंपटीशन जो होता है अब्रॉड में, वैसा ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी, छोटे सेंटर्स में भी होना चाहिए। यहाँ तो जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ तो पहुंच ही जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हमारा बहुत सा तबका वहाँ पर है, उनके लिए छोटे सेंटर्स में स्पेल बी कंपटीशन, ग्रामर चेक कंपटीशन शुरुआत से उसको स्टार्ट करना चाहिए। और उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग, आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन किया है, वो है टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए, तो टीचर की ट्रेनिंग में उनको आज़ादी मिले कि भाई वो लेक्चर्स ले रहे हैं, उसके बाद जो वर्कशॉप्स हैं वो भी अटेंड करने का, अगर कहीं बाहर भी है तो उनको मौका मिलना चाहिए। उस ट्रेनिंग में क्या सीखना चाहिए, आई थिंक ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है भारत में। यस ये लिया जा चुका है। एनईपी, एनईपी में और क्षेत्रों में जैसे और एरियाज में काम हो रहा है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज पर भी आएगा कि कैसे प्रेशराइज नहीं करना है, कैसे फन वे में, जैसे सर ने बोला, भूषण सर ने, कि फन वे में कैसे किसी टास्क को सिखाना है। तो आप बोरिंग वे में सिखाएंगे तो वो तो फिर ग्रुप में अगर आप वही चीज सिखाएंगे, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, ग्रामर पढ़ानी है तो जरूरी नहीं है आप ग्रामर के थ्रू पढ़ाएं, आप जो पैसेज कर रहे हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, टीचर ट्रेनिंग मस्ट है, ये एनईपी में आ चुका है। अगर शिक्षक तनाव रहित होगा तो यही तो पॉजिटिव एनर्जी छात्रों में ट्रांसफर हो जाएगी। क्या कहेंगे सर? एक हाँ प्लीज। जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि आप पर डे 1% पे काम करो, 100% पे कभी मत जाओ। आप ये सोचते हो कि मुझे 100% आने लगे तो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि आज मेरा 1%, कल से आज मेरा 1% ही इम्प्रूव हो। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को सीखने में या अपने आप को बहुत अच्छा बनाने में बहुत समय लगेगा। सिर्फ हमको काम करना है कि आज कल से 1% अच्छा हो जाए मेरा दिन, या आज जो मैं सीख रहा हूँ कल से 1% ज़्यादा सीख लूँ। टीचर भी ये सोच ले कि बच्चों को मुझे एक दिन में ही वो इंग्लैंड नहीं भेजना है, जैसे मैम ने कहा हम हिंदुस्तान पे रहना है और कम्युनिकेट हमें हिंदुस्तान में करना है, सब्जी खरीदना है तो हिंदी में खरीदना है, स्कूल चाय के जाना तो हिंदी में करना है, घर पे जनरली हम हिंदी में बोलचाल में ही बात करते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, जी आप मैम, कंप्लीट कर बिल्कुल। लीजिए। तो हम डेली अपने आप को 1% फार्मूला पे जाना चाहिए कि हम अपने आप को डेली पर डे 1% इम्प्रूवमेंट करें, वो पर्याप्त है। विषय इतने रोचक है ना कि आप दोनों एक दूसरे की बातचीत में मिस हो जाएगा जुड़ रहे हैं। क्योंकि फिर वो लिमिटेड टॉपिक हो जाएगा। मेन चीज ये है, इंग्लैंड भी जाना है, हम लोग यूरोप अब गए तो थे, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, चाइना, ये सब जाके होके आए। चाइना में तो 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश चल रही थी जब हम गए थे वहां पे जापान से पहले। तो इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए भी सीखनी है कि ग्लोबल वर्ल्ड में कॉम्पीट करना है, इंग्लैंड में जॉब करना है, अमेरिका में करना है, लेकिन हवा बना के नहीं करना है। मजे मजे हम में करना। अपनी इंडियन इंग्लिश जो बहुत अच्छी बोलने लगे, बल्कि उनसे बेटर आए थे। एक सवाल बन रहा है मेरा इस पर, क्योंकि हम अंग्रेजी संचार कौशल पर बात कर रहे हैं, एक्सेंट बहुत मैटर करता है। ये भी प्रेशर बनाता है बच्चों पर कि इनका एक्सेंट अच्छा नहीं है, कौन से एक्सेंट पे बात करता है एंड ऑल दैट। क्या कहेंगी इस पे? मुझे अपनी सिस्टर का याद आता है। तो वो अमेरिका में है, तो उसके जब बच्चे छोटे थे तो मैं उसको सिखा रही थी कि एक्सेंट फ्री कैसे होना है। तो शी सेड, तो मेरे बच्चों को एक्सेंट फ्री होना क्यों, बिकॉज दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका। तो एक्सेंट कोई मायने नहीं रखता। अगर आप
टेली कॉलर हैं तो मे भी माने रखता हो, हाँ। किस चीज के लिए आप वाउच कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। और एक्सेंट फ्री होना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। नहीं तो जो लोग अमेरिका से आते हैं तो शुरू में आप देखते हैं उनमें काफी एक्सेंट आ जाता है। हाँ। वो बिल्कुल हेलो हाउ आर यू डूइंग एंड ऑल, इवन इंडियंस वी डू इट वेरी ऑफन, एंड कुछ टाइम बाद हाँ, फिर वो आ जाते हैं, उसको बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में कह के ढर्रे पे आ जाते हैं। भूषण सर, इतने सारे समय से आपको अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे होंगे। पहले के बच्चों का प्रेशर, जब शायद कोर्सेज ज्यादा नहीं थे, अब तो खैर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोर्स पर भी काफी बोल दिया है कि बहुत कम कोर्स होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने दो, जीने दो। वो खुद ये बात कहते हैं। तभी परीक्षा पे चर्चा जब होती है तो वो 2 + 2 = 4 नहीं बता रहे होते, वो बता रहे होते कि परीक्षा को तनाव रहित कैसे करना है आपको। तो ये एक्चुअली परीक्षा पे चर्चा होती है उनकी। क्या कहना चाहेंगे आप? अब के अंतर क्या है तनाव पहले का? से तनाव में तो डिफरेंस आता है, लेकिन पहले की तुलना में ज़्यादा लगता है कि मुझे तनाव अब बढ़ता जा रहा है। पहले की तुलना मैं अपनी प्राइमरी स्टडीज़ के बारे में बात करूं, तब हमारे पास बहुत पर्याप्त समय होता था खेलने के लिए, घूमने के लिए, आउटडोर के लिए। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके समय थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। मतलब हम जो आउटडोर गेम की बात कर रहे हैं या खेलने की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा प्रेशर पे आ गया है। क्रिकेट खेलना है या गेम खेलना है तो नहीं, 4 से 5 ही जाना है, आपका एकेडमी में जाना है, वहाँ पे सीखना है। स्विम सीखना है तो पहले नदी तालाब में कूद के स्विम सीख लिया यार, ठीक है, किसी दोस्त ने सिखा ली, डूबने लगे बाहर निकाल लिया। लेकिन अब हम तैराकी के लिए प्रॉपरली स्विमिंग पूल में ही जाना है। तो एक प्रेशर है, टाइमिंग का प्रेशर है, हमारा मूड की कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं बची। बिल्कुल, हम लोग समय की बात हो गई। थोड़ा सा बातचीत के पहले हम बात कर रहे थे ना कि अगर सचिन, मतलब उसका लबोलुआब ये था कि अगर सचिन तेंदुलकर गायक बनता तो अच्छा गायक नहीं बनता, और लता मंगेशकर अगर क्रिकेटर होती तो अच्छी क्रिकेटर नहीं बनती। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे साथ एक अतिथि के रूप में जुड़ चुके हैं, जो हमारे दूरदर्शन के ही प्रतिष्ठित एंकर रहे और अब वर्तमान में ENT स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर दिव्य प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी कर देती हूँ पहले। जी धन्यवाद मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? जी बिल्कुल, आपका अब मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं जो आपको सुन रहे होंगे, अभी हम तनाव पर बात कर रहे थे, और जब तनाव दिमाग पर हावी हो जाता है तो आपको लगता है कि ENT, जो हम नाक कान गले की बात करते हैं, रोग को पनपाता है किसी भी तरह के? किसी भी प्रकार स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार का तनाव हो, वो चाहे हमारे शरीर पर हो या वो किसी मानसिक रूप का तनाव हो, वो व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जैसे हम इम्यूनिटी कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसको कहीं ना कहीं कम कर देती है। और ये जो सामान्य जुकाम होता है, जो कॉमन कोल्ड को हम हिंदी में कहते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रोबेबल बना देती है और हमें ये बीमारियां जल्दी लग जाती है। जी, तो ये तनाव की वजह से काफी सामान्य है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मौसम पर बात कर लेते हैं। अभी जैसे जैसे ठंड जाती है फिर लौटकर वापस आ रही है, तो ऐसे समय में अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कुछ टिप्स सलाह दे दें हमारे दर्शकों को। जी देखिए, मौसम बदल रहा है और ये हमारी एक बहुत ही कॉमन टेंडेंसी होती है कि हम हर चीज के लिए मौसम को जिम्मेदार ठहराते हैं, परंतु उसके लिए मौसम जिम्मेदार नहीं है। अगर हमें जुकाम हो रहा है तो संभवतः ये है, 90% चांसेस ये हैं कि हमें ये जुकाम किसी और व्यक्ति से मिला है। इसमें मौसम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें कोरोना काल ने जो चीजें सिखाई थी, अगर हम ऐसा कोई व्यक्ति लगता है जो खांस रहा है, छींक रहा है, तो हमें उससे दूरी बनाए रखनी है। यदि हम खुद खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो हमें मास्क लगाना है, हमें हर थोड़ी देर में अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। और यदि कोई भी व्यक्ति हमें लगता है कि बीमार है तो उससे दूरी बनाए रखनी है। हमें अपना खान पान अच्छा रखना है। खान पान में जैसे नींबू पानी पीना, थोड़ा धूप में बाहर निकलना, दूध पीना, ये सारी चीजें हमें अपने खान पान में रखनी है, ताकि हमारी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। और यदि किसी भी प्रकार से हमें लगता है कि हम बीमार हो रहे हैं और शुरुआती लक्षण आते हैं, हमें किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इन चीजों से हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर दिव्य प्रकाश दुबे जी हमारे साथ है, ENT स्पेशलिस्ट, जो उन्होंने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग मजबूत करना होगा तो शायद बीमारियों से आप कुछ हद तक दूर रहेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब की तरह आपकी भी नाक में प्रॉब्लम शुरू हो गई है सर, आप भी थोड़ा सा दिखाई दीजिएगा चिकित्सक। वापस आ जाते हैं हम विषय पर। प्रेशर, तनाव की हम बात कर रहे हैं, तो तनाव के भी प्रकार होते होंगे और इसके संकेत घर में पहले ही मिल जाते होंगे, ताकि वो बीमारी, ये भी एक बड़ी बीमारी ही है जो हमारे करियर को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है।
देखिए थोड़ा सा मैं जो डॉक्टर दीप प्रकाश ने बताया चीज़ें, तो मानसिक दबाव जब होती है, मानसिक तनाव होती है या मानसिक बीमारी कुछ भी होती है, तो उसमें हमारी जो इम्यूनिटी होती है कंप्रोमाइज तो हो ही जाती है। लेकिन अब इसमें विटामिन सी सेवन करके हम या विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनको सेवन करके हम हद तक तो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसका मूल कारण अगर तनाव है, मूल कारण तनाव है, तो मुझे लगता है कि तनाव को दूर करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की टेक्निक नहीं होती है, स्पेशलिस्ट के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपका आज का सुबह का कोट था कि वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अच्छा कि अकेले रहना सीख गया, अकेले रोने से मजबूत बन गया, तो वो शायद वो दौर नहीं है। अगर आप अकेले हो, अकेले रो रहे हो, तो बिल्कुल मत रोइए अकेले, बिल्कुल अकेले रह करके आपको मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। आप बात करिए, बात करने से बहुत सारी चीज़ें तनाव से हम मुक्ति मिल जाती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम की, जिस प्रॉब्लम की वजह से तनाव आया है, उसका समाधान सिर्फ हमारे पास है, शायद और किसी के पास नहीं है। आप क्यों तनाव पे हो, किसी और डॉक्टर को नहीं मालूम, किसी व्यक्ति को नहीं मालूम, लेकिन हम उस पर जब चर्चा कर रहे हैं, एक काउंटर क्वेश्चन बन रहा है। आपने कहा ना कि अकेले रोने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है, लेकिन ये विडंबना ही कही जाएगी कि जब हम किसी को अपनी फीलिंग बता देते हैं या भावनाएं बता देते हैं या कमजोरी बता देते हैं, तो सामने वाला उसका इस्तेमाल करने लगता है। अब ऐसे में आप क्या ऐसे में क्या होता है कि हम ऐसे में प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। अच्छा, हाँ, हम ऐसे में साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात क्या है अभी के सिनेरियो में, जो भारत शासन ने मन कक्ष का निर्माण किया है। मन कक्ष जो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आपको मिलता है। इनका टोल फ्री नंबर भी है। आप अपने भड़ास वहाँ निकाल सकते हैं फोन करके। आप उनके बिल्कुल, कोई सुनने वाला चाहिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल पर्याप्त समय दिया जाता है। मन कक्ष में जो वहाँ के आपके टोल फ्री नंबर होते हैं, जिसको टेली मानस के तहत इसको सर्कुलेट किया जा रहा है, उसका टोल फ्री नंबर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन टेली मानस में जाकर के आप अपनी बातें बता सकते हो, जहां पर आपको कोई यूज नहीं करेगा। वहां पर आपका नाम भी गोपनीय रहता है, आपका एड्रेस भी गोपनीय रहता है। और जब प्रोफेशनल्स होते हैं, सर आपको पता है हम लोग तो इसका विज्ञापन भी दिखाते हैं। अगर हमारे दर्शक दूरदर्शन परिवार से जुड़े हुए हैं तो समय समय पर हम इसका विज्ञापन दिखाते हैं, तो वो टोल फ्री नंबर तो रट गया होगा, रट गया होगा। तो अभी अकेले की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब हम अकेले होते हैं, कुंठा हमारे अंदर आती है, हमें रास्ता नहीं मिलता, अंधेरे में हम बैठे हैं तो रास्ता नहीं मिलेगा, हमें चलना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा। तो बात करने से ही बात बनती है। और जब हम बात बनती है तो डेफिनेटली हमारी जो चीजें हैं हो जाती है। दूसरी चीज ये आपकी बात है कि कैसे हम तनाव कम करें। बहुत अच्छा तरीका है कि जो काम करना आपको अच्छा लगता है वो काम पे अपने आप एंगेज करें। हर व्यक्ति की कुछ हॉबी होती है जिसको वो करना चाहता है, लेकिन काम के दबाव में या पढ़ाई के दबाव में वो कहीं ना कहीं वो सप्रेस हो गया है। उसको वापस से हम जगाएं और उस पर काम करें। कुछ समय अपने आप के लिए निकाले, तनाव निश्चित रूप से कम होगा। अब प्रकार की बात करें तनाव की, तो बेसिकली तनाव आपका एक एक्यूट कंडीशंस पे तनाव आता है। सडनली कुछ ऐसा हो गया, मिसहैपनिंग हो गई, हमारा मन का नहीं होगा, हम तनाव पे आ गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम मानसिक बीमारी के तौर पे ही आ गई हैं और डेवलप हो गई हैं, तो उस पर कुछ मेडिकेशंस, कुछ थेरेपीज की सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी बात है खुश रहने की कोशिश करें, अच्छे दोस्त बनाए जो कि कम हो गए हैं। एक हमारा एक अकेला दोस्त बच गया है मोबाइल, हम उसको थोड़ा सा साइड में दें। जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे भावनाओं को समझ सकते हैं उनसे हम बात करें। एआई बहुत अच्छा टूल है, एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर मुझे लगता है कि भावनाओं को समझने में अभी उसको और एक इंसान की ही जरूरत पड़ती है। एक इंसान की जरूरत पड़ेगी। वो आपके सवालों को जवाब तो दे देगा एआई से, लेकिन भावनाओं के साथ मुझे नहीं लगता कि वो दे पाएगा। बिल्कुल सही है। मैम संचार कौशल की, हम अंग्रेजी संचार कौशल की बात करें तो उसमें भी समर्थन और प्रोत्साहन वाली बात की जाती, क्या कहेंगे सवाल पहली पर? बात मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, आप अपने से उम्मीद करें। एक्सपेक्टेशन किससे होनी चाहिए? सारा खेल एक्सपेक्टेशन का है। जैसे मैं शुरू में ऐसे कंपटीशन में कभी तो मैं मदर से स्क्रिप्ट की उम्मीद करती थी, तो बाद में उनका भी अपनी लाइफ है। सही है। तो एक्सपेक्टेशन बात करने वाला कोई होना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद से स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। पहले आप अपना बेस्ट साथी बनिए। यू शुड बी you should feel nice when you are all alone. Oh God, I am spending the time with the best person. उसको वैसे लें, उत्साह की तरह लें। अगर ऐसा नहीं है तो एंजल हर एक की लाइफ में होता है। ये my mother used to say, she was from psychology, she headed the psychology department MLB, she is no more. But उनकी जो चीजें हैं वो उनकी जो थॉट्स हैं वो स्टिल दे लिव। तो वो यही बोलती थी हर एक की लाइफ में कोई एंजल होता है।
वो एंजल डिटेक्ट करना है, हर एक से अपनी बात क्यों शेयर करना है, और हम एश्योरेंस चाहते हैं। जैसे मेरे को लगता है ये काम में, मैं अभी तक मैं बोल रही हूँ, क्यों चाहिए एश्योरेंस या रीएश्योरेंस दूसरे से, वहीं आप उसकी गिरने के कगार पे हैं। डोंट आस्क फॉर एश्योरेंसेस, आप पहले अपने को समझिए। हम और फिर जैसा कि सर ने बताया, भूषण सर ने, कि ऐसा स्थान है, लेकिन वो स्थान भी तभी मन जो भी मन की बात करनी है या जो भी है, वो भी लिमिट में। डिसिप्लिन होना मस्ट है, डिसिप्लिन है तो सब कुछ है। सुनिए मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत कुछ सीखने मिलता है। सर, परीक्षा की हम बात करना चाहेंगे, परीक्षा प्रेशर, और जो कि हम विषय ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य को लेके, तो इस वक्त सेकंड या थर्ड पेपर बच्चों का है, सीबीएसई वालों का, 12th वाले बच्चों का, तो परीक्षा के तनाव से तो वो गुजर ही रहे हैं, कोर्स का भी तनाव है, तमाम तरह के तनाव है, उस पर आप क्या मदद करना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा भाई, पास हो जाओ, पास होना ही कंपलसरी है, क्योंकि जो टॉप करता है वो भी उसी क्लास में बैठता है, और जो जस्ट पास होता है वो भी उसी क्लास में बैठता है, जो टॉप करता है वो भी वही बुक्स पढ़ता है, और जो थर्ड क्लास में पास होता है वो भी एक पॉइंट जोड़ देती हूँ, ये टॉप करते थे तो यहाँ बैठे थे, मैं बहुत औसत स्टूडेंट थी तो भी मैं यहाँ बैठी। ये देखिए उदाहरण देखिए आप। नहीं, मैं कभी टॉपर नहीं रहा हूँ, मैं औसत ही रहा हूँ, और औसत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। टॉप में फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें अपने आप से भी होने लगती है और समाज को भी हमसे होने लगती है, और ज़रूरी नहीं कि हम हर बार सबकी उम्मीदों पे खरे उतरे। और जब हम ऐसा, हमारी आदत बन जाती है टॉप करने की, और जरा सा नंबर कम आते ना, तो फिर हम अपने आप में अवसाद में चले जाते हैं। अच्छा, अब परीक्षा जो दे रहे होंगे बच्चे, तो वाकई एक तनाव ये भी होगा उनके अंदर कि अगर जो 12th का बच्चा जो इस वक्त पेपर देने के लिए बैठा होगा, तो वो सोच रहा होगा कि 10th में मेरे इतने मार्क्स आए थे, तो 12th को मुझे मेंटेन करना है। ये खुद का प्रेशर भी खुद लेते हैं, और एक खुद का प्रेशर इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और जैसे कहते हैं ना, पुरानी जमाने की कहावत है कि बच्चा तो भगवान का रूप होता है, तो भगवान को कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन तो माँ बाप डाल देते हैं कि इस बार तेरे को इससे अच्छा लाना है। क्यों अच्छा लाना है भैया, पास हो गया ना, वो अपग्रेड कर गया क्लास, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, गुप्ता जी के बेटे चार का हैं कहाँ जो कहते हैं गुप्ता जी के बेटे कितना आया, तेरा क्यों नहीं आ रहा है? अरे गुप्ता जी के बेटे के पास अलग माइंड था, मेरे पास कम था, वो अलग चीजों में एक्सपर्ट है, जिन चीजों में मैं एक्सपर्ट हूँ उस चीजों में तो वो नहीं है। संदीप महेश्वरी जी ने भी इसके बारे में कहा है, बच्चों के बहुत फेवरेट है वो। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्यों हमें बच्चों को, मतलब हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। मैं तो परीक्षा का जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो मैं हद तक, मेरे पास मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, तो जो बच्चे का ग्रुप होता है, पेरेंट्स ग्रुप होता है, मैक्सिमम उनका एक ही कंप्लेंट होती है, पढ़ता नहीं है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता उसको, पर ये नहीं बता पाती वो कि ध्यान किस में लगता है। अच्छा, ध्यान के उनने कभी परीक्षा, और अगर उन्होंने कहा कि खेलने कूदने में ध्यान लगता है, पढ़ाई तो बिल्कुल करता नहीं है। उसको खेलना कूदना चाहिए। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, सचिन तेंदुलकर है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल में टॉपर्स रहे हों, लेकिन आज देश में वो बहुत, जो टॉपर्स थे उनसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, तो भी बनोगे नवाब, क्योंकि आप जो कर रहे हो, जो चीज कर रहे हो, उसमें 100% देने की कोशिश करो। खेल रहे हो आप, 100% देके खेलो। आजकल तो बहुत अच्छा खेल है, खेल में भी बहुत स्कोप्स आ गए, बहुत सारी चीजें। एक समय था कि पढ़ना ही है, पढ़ के ही अपने को बनना है। जैसे अभी मैम ने कहा, क्यों बनना भाई, हर आदमी डॉक्टर, हर आदमी क्यों बनना भैया, नीट की तैयारी करना, हर आदमी को आईएएस की तैयारी क्यों करना। एक सवाल और बनता है, मैं दोनों से जवाब लूंगी। जब परीक्षाएं शुरू हो जाती है ना, तो मैंने अक्सर माता पिता को ये कहते सुना, पूरे साल भर वो भी कुछ नहीं बोलते, जैसे हम बच्चों के लिए बोलते हैं कि साल भर नहीं पढ़ता है और अब देखो एकदम से पूरी किताबों को पढ़ रहा है। तो ऐसे ही माता पिता के लिए भी ये सवाल मैं आपके पास लेकर आने वाली हूँ कि माता पिता बोलते हैं, मेरे अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी मैं 10-15 दिन कहीं निकल नहीं पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी, तो वो साल भर आप क्या कर रहे होते हैं? तो ये इस तरह के सवालों के लिए जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा समय गुजर गया, हम लोगों के जो टाइम पे था, हम लोगों के समय में हमें कोई होमवर्क कराने वाला नहीं होता था, तो बेसिकली साल भर क्या माता पिता पढ़ रहे होते हैं, और एग्जाम भी माता पिता को देना होता है। बच्चा तो एक बस डेमो है कि भाई तू चले जा, लिखना बस बच्चे को, पर एग्जाम तो माता पिता के होते हैं। ये हमने अडॉप्ट कर लिया है, ऐसा कोई स्कूल का कल्चर नहीं है, या ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हमने अडॉप्ट कर लिया है कि बच्चे एग्जाम है इसलिए कह नहीं जा सकते। पहले के समय भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते थे, और वो खुद अपना काम करते थे, अपना होमवर्क करते थे, पढ़ाई करते थे, एग्जाम की तैयारी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो माता पिता है वो डिपेंडेंट बना रहे बच्चों को कि भैया मैं करवा दूंगी, या मेरे सामने कहेगा तो ज्यादा बेहतर करेगा। हम उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज पे डालें, जिससे आने वाले चैलेंज को हम कम कर सके। बच्चा अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू से ही सॉल्व करते रहेगा प्रॉब्लम को। तो जो अभी कोई कॉलर ने पूछा था कि
सुसाइड के क्यों? क्योंकि बच्चे को आपने तो भैया कभी उलझने दिए ही नहीं, हाँ सुलझने तो दिए नहीं आपने। हाँ। अब आपने कोटा भेज दिया नीट की कोचिंग करने के लिए, आपने देखे नहीं उसकी एबिलिटी क्या है, उसका मूड क्या है, वो क्या चाहता क्या है, हमने भेज दिया। अब वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे, हाँ। लेकिन मैं उतना मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में प्रेशर आ गया कि मेरे माँ बाप ने किस उम्र से मुझे यहाँ पर भेजा है, हाँ। और मैं क्या कर पा रहा हूँ, क्योंकि या तो हो नहीं सही रही है, अटेंशन कंसंट्रेशन प्रॉपर तो है नहीं है। बिल्कुल, मैं भी जुड़ना चाह रही हूँ। इंटेलिजेंस जी नंबर 1 है इमोशनल इंटेलिजेंस, और वो ही सबसे साइडलाइंड है। हाँ, ओके इमोशनल ईक्यू आईक्यू से बेटर ईक्यू है। हाँ। अगर इमोशनली बैलेंस रहेंगे हाँ। तो आईक्यू आप टॉपर ना हो लेकिन आप एवरेज ये रणनीति परीक्षा हॉल में भी काम करती है क्या? बिल्कुल। लेकिन बताइए मैम फिर आजकल कैसे? आईक्यू की बात करते हैं ना, हाँ ईक्यू की बात कोई करते नहीं है। EQ की करनी चाहिए। मेरे बच्चे के आईक्यू लेवल 100 प्लस है, 110 प्लस है, हाँ लेकिन आईक्यू की लेवल पे ही जा रहे हैं, और इसका आईक्यू लेवल अच्छा है। ईक्यू लेवल किसका अच्छा है? मुझे नहीं लगता कि बोलचाल में हम कभी सुना हो किसी से कि उसका ईक्यू अच्छा है यार, इमोशनली नहीं बहुत बोलते। अच्छा है। नहीं, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है यार। तो हमने क्या बन गया कि हमने बच्चों को एक मशीन में डाला है कि इतना यहाँ से इतना हाईली आईक्यू खूबसूरत लेवल विषय है कि लेके हमारे आए। दर्शक भी जुड़ना चाह रहे हैं। प्रदीप साहू है, डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से, और वो सवाल रखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रदीप, सवाल रखिएगा। क्या मैडम आपका दर्शन दुर्लभ हो गया, कहाँ है इतने दिनों? अच्छा सर अब मिलूंगी सवाल शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम से जी। कि जो अंग्रेजी है वो सीखने की बात हो रही कम्युनिकेशन की, तो ब्रिटिश अंग्रेजी और अमेरिकन इंग्लिश इन दोनों में क्या फर्क होता है? कौन सी इंग्लिश जो है वो ज्यादा इजी होती है समझना और याद करना, लर्न करना? बिल्कुल। दोनों में क्या फर्क होता है, थोड़ा ये बताइए। बिल्कुल, और शुक्रिया। दूसरा प्रश्न मेरा परीक्षा प्रेशर पे है हाँ कि किस स्तर की जो परीक्षाएं है वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, और किस स्तर की परीक्षाएं जो है वो ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी शुरुआत आपसे कर लेते हैं। तो मिस पे मैं ये कहना चाहूंगी, ब्रिटिश और अमेरिकन दो अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। लेकिन ब्रिटिश में क्या है, हम इंडियंस ज्यादा फॉलो करते हैं, और इनफैक्ट मार्गरेट एल्वा बहुत पहले जब बाहर गई थी तो उनसे पूछा गया इंडियंस इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हाँ। लैंग्वेज, क्योंकि आप समझ सकते हैं शशि थरूर जाके ब्रिटेन में ही उनको उन्हीं की लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको यू ओ अस, क्योंकि आपने हमारा खजाना लूटा या जो भी। तो एक एग्जाम्पल है इसका, अमेरिकन हो ब्रिटिश हो, ब्रिटिश मैं स्टैंडर्ड मानती हूँ लेकिन स्टैंडर्ड कोई भी हो सकता है। अमेरिकन में इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग अलग हो जाती है, स्पेलिंग्स के फर्क होते हैं, अदरवाइज एक स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन का कोई अंतर नहीं होता होगा? ओके होता है, हाँ। बट अमेरिकनाइज इंग्लिश, लेकिन आईपीए इंटरनेशनल फैनेटिक एसोसिएशन Okay. ने प्रोनाउंसिएशन के सिंबल्स दिए ठीक हैं। है। बट पॉइंट मैं यहाँ ये देना चाहती हूँ कि आपको जो बच्चा कैंपस की तैयारी कर रहा है उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो ब्रिटिश में बोले या उसमें, एक बिल्कुल। स्टैंडर्ड बना लीजिए जिसको हाँ। फॉलो करते हैं। इसका बट आई वुड एडवोकेट ब्रिटिश। बिल्कुल, इसका एक पहलू सर के पास है, लेकिन सर इसका जवाब और एक कॉलर जो हमारे साथ जुड़ी है उनके सवाल का जवाब भी ले लेंगे। श्रुति श्रीवास्तव है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है श्रुति थैंक यू मैम। जी। बताइए संक्षिप्त गुड में मॉर्निंग सवाल। मैम, गुड मॉर्निंग सर। यस श्रुति, यस मैम। मेरा सवाल ये है कि परीक्षा के समय जो हमारे मेंटल स्ट्रेस आती है जो स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हाउ टू डील विद दिस? ठीक है, मैं सर से ले लूँ ये वाला जवाब। यस। सबसे पहली चीज़ तो है परीक्षा को आप रूटीन में समझे कि ये रूटीन काम है। जिस तरह से हम दिन भर काम करने के बाद सोते हैं, तो सोते वक्त हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि वो रूटीन में है हमारा, हमें सोना है। तो इस तरह से हम साल भर पढ़ते हैं, उसका रूटीन वर्क है एग्जाम, परीक्षा देना। अगर हम ऐसा लेके सोचेंगे तो हम परीक्षा का परिणाम को न देखते हुए परीक्षा देंगे तो बिल्कुल तनाव नहीं होगा। लेकिन हम परिणाम को पहले ही हाइपोथेटिकल कर लेंगे कि नहीं मेरा परिणाम 80 आना चाहिए या 90 आना चाहिए या 100 के आसपास होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको तनाव आएगा। हम उसको रूटीन प्रोसेस में ले, हम खाना खाते हैं कोई तनाव नहीं आता हमें, हम घूमने जाते हैं कोई तनाव नहीं आता, घूमने कोई नई जगह पे जा रहे हैं वो भी एक परीक्षा ही है, क्योंकि उस जगह के बारे में आपको नहीं पता सही बात है ना, और क्या क्या देखने को मिलेगा और लोग वहां से किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो इस चीज को भी देख करके हमें कोई तनाव नहीं आता, क्योंकि हम उसको एंजॉय के लिए कर रहे हैं, तो रूटीन वर्क के लिए हमने कर रहे हैं। तो परीक्षा को बड़ा आसानी तरीके से लो कि यह हमारा रूटीन काम है साल भर के बाद का। अब ये हमारा ये जो समराइज किया है आए क्वेश्चंस आए वो है
कितना नंबर आएगा वो हम बाद में देखेंगे। उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए प्रदीप जी ने, आधा हिस्सा आपके पास बचा है सवाल का। मैं सवाल थोड़ा सा भूल गया, एक बार याद दिलाइए। बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको हमने पहले ही मान लिया है, आपका शायद सवाल था कि कौन सा एग्जाम जो होता है ज्यादा प्रेशर देता है और कौन सा कम देता है। वो एग्जाम ज्यादा प्रेशर देता है जिस एग्जाम की रिजल्ट हम पहले तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग में। वो एग्जाम तो कोई भी हो, आप 10th स्टैंडर्ड की हो, 12th की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी हो, लेकिन जिस एग्जाम का हमने रिजल्ट पहले प्रिपेयर नहीं किया अपने दिमाग पे, वो आपको बिल्कुल तनाव नहीं देगा। मैंने आज तक मैंने एग्जाम देने गया तो मैंने कहा ठीक है ना यार, उनका काम वो कर ले, हम अपना काम हम कर लेंगे, हमारा काम लिख के आना है, उनका काम नंबर देने का है, दे देंगे जो देना होगा, जो मिलना होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि पहले से तय कर लेते हैं इसका परिणाम क्या आना चाहिए। अब उस आने चाहिए के चक्कर में जो आना चाहिए तो वो भी नहीं आ पाता। तो परिणाम की चिंता करे बगैर परीक्षा और हॉल ऐसे में भी बैठना। गीता पे भी कहा गया है कि भैया कर्म कर फल की चिंता मत कर। मत कर। हर जगह लागू कर देते हर हैं जगह इसको, लागू कर परीक्षा देते हॉल में भी कर परीक्षा हॉल में देंगे। लागू। मैम क्या कहेंगी? श्रुति श्रीवास्तव जो इसने ये क्वेश्चन किया है, हाँ वो खुद हिंदी मीडियम से है, लेकिन एक बार असेंबली में ये पूछा गया हाँ कि कौन से बच्चे हाँ हिंदी मीडियम से 100 वर्ड्स बता सकते हैं। हाँ शी वॉज न्यू इन माई क्लास एंड हाँ। शी वॉज देयर। मैम संक्षिप्त में लेती हूँ आपसे जवाब जी इसका। हाँ तो शॉर्ट में बात यह है हाँ। कि कैसे किया एक बच्चे ने कि एक बार वर्ड पार की बात हो जाए तो 20 मिनट्स में अनगिनत शब्द आ गए एक हिंदी मीडियम के बच्चे से। ये एक एग्जाम्पल है इन इटसेल्फ। तो शॉर्ट में बात यह है कि जो प्रेशर है वो तब होगा जब स्टेप बाय स्टेप तैयारी नहीं होगी। बार बार ये मैं बोलना चाहती हूँ। एक प्रेशर मुझ पर भी रहता है कि मुझे समय सीमा में अपने प्रोग्राम को अच्छी तरह से समाप्ति की तरफ लेकर जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ डॉक्टर रीनू मैम, डॉक्टर भूषण सर जुड़े हुए थे जो अपने अपने विषय पर तमाम तरह के पहलुओं पर जानकारी दे रहे थे। जाने से पहले चूँकि मैंने शुरुआत में कहा कि पंकज साहब नहीं रहे, तो अच्छे लोग जो हैं वो दिलों में इस तरह उतर जाते हैं कि जब दुनिया से चले जाते हैं लेकिन यादों को अमर कर जाते हैं। दूरदर्शन परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे यही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।